फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हमने 25 एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं। ये वीडियो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एमसीक्यूज सीरीज़ का लास्ट पार्ट है। इस एमसीक्यूज सीरीज़ में हमने टोटल 100 एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप इज एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। इसमें से कौन सा डेटा टाइप एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है? इसका आंसर है फोर क्लास। सबसे पहले देखेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या है। एडीटी स्टैंड फॉर एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। एडीटी डेटा पे किस टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म हुए हैं इसके बारे में यूज़र को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और उस ऑपरेशन के इम्प्लीमेंटेशन डिटेल को हाइड रखता है। क्लास एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है, वो डेटा और उस पर कौन से ऑपरेशन परफॉर्म हुए हैं इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन यूज़र को प्रोवाइड करता है, बट वो ऑपरेशन इम्प्लीमेंट करने के लिए किस टाइप के एल्गोरिदम यूज़ हुए हैं इसके बारे में यूज़र को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता, इसलिए क्लास को एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट आर रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें से कौन से कंसेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड है? इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबो। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनहेरिटेंस, क्लास एंड ऑब्जेक्ट, डायनामिक बाइंडिंग, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, मैसेज पासिंग जैसे कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुए हैं। ये कंसेप्ट रिडंडेंट कोड को एलिमिनेट करने के लिए, रियूजेबल एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए, फास्टर एग्जीक्यूशन के लिए, सिक्योर प्रोग्राम डेवलप करने के लिए, डेवलपमेंट टाइम सेव करने के लिए इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डज नॉट सपोर्ट सिंगल इनहेरिटेंस। इसमें से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिंगल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करती है? इसका आंसर है डी, सी। सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे सी प्लस प्लस, जावा, स्मॉल टॉक, सिमुला ये इनहेरिटेंस को सपोर्ट करती है, बट सी एक प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनहेरिटेंस कंसेप्ट को सपोर्ट नहीं करती है। यहाँ पे सी प्लस प्लस सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस, हायरार्कियल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करती है, बट जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करती है। तो इसका आंसर है डी, सी। क्वेश्चन नंबर 4, विच फाइल एक्सटेंशन इज यूज टू सेव द कोटलिन फाइल। कोटलिन फाइल सेव करने के लिए कौन से फाइल एक्सटेंशन को यूज़ करना होगा? इसका आंसर है सी, .kt और .kts। कोटलिन एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ होता है। गूगल ने 2019 से इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए यूज़ किया है। तो अगर आपको कोटलिन प्रोग्राम कोड को सेव करना हो तो आपको .kt और .kts एक्सटेंशन यूज़ करना होगा। तो इसका आंसर है सी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को टैप करना ना भूलें ताकि आपको हमारे नए अपलोडेड वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 5, हु इज़ द डेवलपर ऑफ कोटलिन। कोटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के डेवलपर कौन है? इसका आंसर है ए, जेट ब्रेन। कोटलिन एक क्रॉस प्लेटफॉर्म स्टैटिकली टाइप जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कोटलिन को हम स्टैंडर्ड जावा कंपाइलर का अल्टरनेटिव भी कह सकते हैं। नाउ डेज एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए इसे यूज़ किया जा रहा है और जेट ब्रेन ने इसे डिज़ाइन किया था। तो इसका आंसर है ए, जेट ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 6, ऑब्जेक्टिव सी डिनोटेड विद डैश डैश फाइल एक्सटेंशन। ऑब्जेक्टिव सी सोर्स कोड को सेव करने के लिए कौन सा फाइल एक्सटेंशन यूज़ करेंगे? इसका आंसर है बी, .m। ऑब्जेक्टिव सी एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एप्पल ने सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड लिखने के लिए इसे यूज़ किया था। इसमें क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन कोड को सेव करने के लिए .m फाइल एक्सटेंशन यूज़ करते हैं और हेडर फाइल को स्टोर करने के लिए .h एक्सटेंशन को यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर है बी, .m। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑब्जेक्ट कैन कॉल कॉन्स्ट फंक्शन। इसमें से कौन से ऑब्जेक्ट कॉन्स्ट फंक्शन को कॉल कर सकते हैं? इसका आंसर है सी, बोथ कॉन्स्ट एंड नॉन कॉन्स्टेंट ऑब्जेक्ट। देखिए, अगर प्रोग्राम कोड में आपने किसी फंक्शन को कॉन्स्ट के वर्ड से स्पेसिफाई किया है तो उस फंक्शन को कांस्टेंट मेंबर फंक्शन कहते हैं। किसी भी टाइप के ऑब्जेक्ट, कांस्टेंट ऑब्जेक्ट, नॉन कांस्टेंट ऑब्जेक्ट इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को कॉन्स्ट कीवर्ड से डिक्लेयर करते हैं तो आपको उस ऑब्जेक्ट को डिक्लेरेशन के टाइम ही इनिशियलाइज करना होता है, मीन्स इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड करनी होती है ताकि ये वैल्यू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में यूज़ कर सके।
कांस्टेंट ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए कंस्ट्रक्टर यूज होता है। तो इसका आंसर है सी, बोथ कांस्ट एंड नॉन कांस्टेंट ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, सी एंड सी प्लस प्लस आर द एग्जाम्पल ऑफ डैश प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका आंसर है सी, थर्ड जनरेशन। सी प्लस प्लस, जावा, विजुअल बेसिक, ये थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर यूज़ होता है। फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ट्रांसलेटर नहीं थे। प्रोग्रामर डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन को फ्रंट पैनल थ्रू कंप्यूटर सिस्टम को प्रोवाइड करते थे। सेकंड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर यूज़ होते थे। तो इसका आंसर है सी, थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 9, इन सी प्लस प्लस फंक्शन कंटेंट विद इन क्लास बॉडी इज कॉल्ड एज। क्लास इज अ नथिंग बट कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। अगर आपने किसी फंक्शन को क्लास बॉडी में डिफाइन किया है तो उसे मेंबर फंक्शन कहते हैं। तो इसका आंसर रहेगा सी, मेंबर फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी लीक डिटेक्शन टूल। इसमें से कौन सा टूल मेमोरी लीक डिटेक्शन टूल है। इसका आंसर है डी, वैलग्राइंड। वैलग्राइंड एक मेमोरी डिटेक्शन टूल है। सी और सी प्लस प्लस प्रोग्राम में मेमोरी रिलेटेड एरर को ये इजीली डिटेक्ट करता है और नंबर ऑफ एरर मैसेजेस को प्रोड्यूस करता है ताकि प्रोग्रामर उसे सॉल्व कर सके। तो इसका आंसर है डी, वैलग्राइंड। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द साइज ऑफ वर्ड पॉइंटर इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में वर्ड पॉइंटर का साइज क्या होगा। इसका आंसर है 8 बाइट। देखिए, वर्ड पॉइंटर का साइज सिस्टम टू सिस्टम वैरी होता है। अगर आपका सिस्टम 16 बिट का है तो वर्ड पॉइंटर का साइज 2 बाइट होगा। अगर सिस्टम 32 बिट का है तो वर्ड पॉइंटर का साइज 4 बाइट होगा। अगर सिस्टम 64 बिट का है तो वर्ड पॉइंटर का साइज 8 बाइट होगा। तो इसका आंसर है 8 बाइट। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज वॉल एरे इन सी प्लस प्लस। इसका आंसर है ए, वॉल एरे एक कंटेनर है जो एरे एलिमेंट पे डायरेक्टली मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ होता है। जैसे एरे एलिमेंट को शिफ्ट करना, स्वैप करना, रिसाइज करना, सर्कुलरली शिफ्ट करना, एलिमेंट को एक्सेस करना, ये सारे ऑपरेशन डायरेक्टली एरे एलिमेंट पे परफॉर्म किए जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वैल एरे ऑब्जेक्ट। तो इसका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर कैन नॉट बी ओवरलोडेड। इसमें से कौन से ऑपरेटर ओवरलोड नहीं किए जा सकते हैं। इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबो। ऑपरेटर ओवरलोडिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक ऑपरेटर सिंबल का प्रयोग अलग अलग तरह के टास्क परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। जैसे अगर हमने प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड किया है तो हम वही प्लस ऑपरेटर वेक्टर एडिशन के लिए या फिर यूनरी एडिशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग में हम बेसिक ऑपरेटर को स्पेशल मीनिंग प्रोवाइड करते हैं बट उसका ओरिजिनल मीनिंग वही रहता है, सेम रहता है। सी प्लस प्लस में लगभग सभी ऑपरेटर को ओवरलोड किया जा सकता है बट स्कोप, रिजोल्यूशन, मेंबर एक्सेस ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर को ओवरलोड नहीं किया जा सकता है। तो इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबो। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रिप्रेजेंट डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे। इसका आंसर है सी, टिल्ड। डिस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए सी प्लस प्लस में यूज़ होता है। इसमें क्लास नेम और डिस्ट्रक्टर नेम सेम होता है बट डिस्ट्रक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए टिल्ड सिंबल यूज़ होता है। डिस्ट्रक्टर हमेशा कंस्ट्रक्टर ने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं उसी ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ होता है। तो इसका आंसर है सी, टिल्ड। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज डायनामिक कंस्ट्रक्टर इन सी प्लस प्लस। डायनामिक कंस्ट्रक्टर क्या है। इसका आंसर है 2, अलोकेशन ऑफ मेमोरी टू ऑब्जेक्ट एट रन टाइम। कंस्ट्रक्टर बेसिकली ऑब्जेक्ट को मेमोरी अलोकेट करते हैं। जब क्लास किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है तब कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है और वो ऑब्जेक्ट को मेमोरी अलोकेट करता है। बेसिकली कंस्ट्रक्टर डायनामिक या फिर स्टैटिक नेचर के होते हैं। डायनामिक कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट को मेमोरी एट अ रन टाइम अलोकेट करता है और मेमोरी अलोकेट करने के लिए डायनामिक कंस्ट्रक्टर न्यू ऑपरेटर यूज़ करता है। तो इसका आंसर रहेगा 2। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड इज यूज्ड टू डिफाइन वर्चुअल फंक्शन। वर्चुअल फंक्शन डिफाइन करने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज़ करेंगे। इसका आंसर है सी, वर्चुअल। वर्चुअल कीवर्ड वर्चुअल फंक्शन डिफाइन करने के लिए यूज़ होता है।
क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज फास्टर इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम कोड। इसमें से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोग्राम कोड को फास्टली एग्जीक्यूट करेगी? इसका आंसर है ए, सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस एक कंपाइल्ड लैंग्वेज है जिसमें सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर यूज़ होता है। जावा एक कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। जावा सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने के लिए जावा वर्चुअल मशीन और जावा कंपाइलर यूज़ करती है। आपको पता है कि कंपाइलर इज़ फास्टर दैन इंटरप्रेटर और सी प्लस प्लस एक कंपाइल्ड लैंग्वेज है, इसलिए सी प्लस प्लस प्रोग्राम कोड को फास्टली एग्जीक्यूट करेगा एज कम्पेयर टू जावा। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म इज यूज फॉर जनरेटिंग न्यू फंक्शन। डिफरेंट डेटा टाइप्स के लिए न्यू फंक्शन जनरेट करने के लिए सी प्लस प्लस प्रोग्राम में कौन सा मैकेनिज्म यूज़ होता है? इसका आंसर है ए, फंक्शन टेम्पलेट। टेम्पलेट सी प्लस प्लस का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। ये सी प्लस प्लस को जेनरिक प्रोग्रामिंग एबिलिटी प्रोवाइड करता है। इसमें आप जेनरिक टाइप के फंक्शन और क्लास क्रिएट करते हैं। जेनरिक प्रोग्राम में जो डेटा टाइप आप पैरामीटर के रूप में पास करते हैं, जेनरिक फंक्शन और क्लास उसी टाइप के बन जाते हैं। ऐसा करने से आपको हर डेटा टाइप के लिए अलग से फंक्शन और क्लास लिखने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप फंक्शन के द्वारा अलग अलग डेटा टाइप के लिए कोई आइडेंटिकल टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं तो आप टेम्पलेट फंक्शन क्रिएट कर सकते हो। तो इसका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 19, रिटर्न टाइप यू कोड फॉर ऑल कंस्ट्रक्टर इज। कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप क्या होगा? इसका आंसर है सी, नो टाइप। कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन हुज टास्क इज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स क्लास। इसका मतलब ये है कि जब आप क्लास में ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है और ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट करता है। कंस्ट्रक्टर डिफाइन करने की कुछ रूल है, जैसे कंस्ट्रक्टर नेम और क्लास नेम एग्जैक्टली सेम होना चाहिए और कंस्ट्रक्टर को हमेशा पब्लिक सेक्शन में डिक्लेयर करना चाहिए। कंस्ट्रक्टर का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है और इवन वॉइड रिटर्न टाइप भी नहीं होता है। वो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, इसलिए इसका आंसर है सी, नो टाइप। क्वेश्चन नंबर 20, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इज ऑल्सो कॉल्ड एज। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को क्या कहेंगे? इसका आंसर है बी, स्टैटिक बाइंडिंग। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टैटिक बाइंडिंग। स्टैटिक बाइंडिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टैटिक लिंकिंग एंड स्टैटिक लिंकिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज अर्ली बाइंडिंग। तो इसका आंसर है बी, स्टैटिक बाइंडिंग। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज एसटीडी इन सी प्लस प्लस? इसका आंसर है सी, एसटीडी इज अ स्टैंडर्ड नेम स्पेस इन सी प्लस प्लस। आइडेंटिफायर नेम कंप्लीट को रिजॉल्व करने के लिए सी प्लस प्लस में नेम स्पेस इंट्रोड्यूस किया गया था। एसटीडी नेम स्पेस में 100 से भी ज़्यादा प्रीडिफाइन आइडेंटिफायर्स है और उन्हें ग्लोबली डिफाइन किया जाता है। सारे क्लासेस, फंक्शंस और टेम्पलेट स्टैंडर्ड नेम स्पेस लाइब्रेरी में डिक्लेयर किए जाते हैं। तो इसका आंसर है सी। Question number 22, if we have object from upstream class then default mode of opening the file is। अगर आपके पास upstream क्लास का ऑब्जेक्ट है तो फाइल किस मोड में ओपन होगी? इसका आंसर है डी, फाइल राइट मोड और ट्रंकेट मोड में ओपन होगी। सबसे पहले देखेंगे कि iOS क्या है। iOS एक इनपुट आउटपुट स्ट्रीम है। ये मेन क्लास है जिसमें एपस्ट्रीम, ऑपस्ट्रीम और इपस्ट्रीम क्लासेस अवेलेबल है। ये सारे क्लासेस फाइल मैनेजमेंट के लिए यूज़ होते हैं। एपस्ट्रीम क्लास इनपुट स्ट्रीम को क्रिएट करता है और इससे हम फाइल से डेटा रीड कर सकते हैं। अगर आपने ऑपस्ट्रीम क्लास क्रिएट किया है तो आप फाइल में डेटा राइट कर सकते हैं और डेटा को डिलीट भी कर सकते हैं। तो अगर आपके पास ऑपस्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है तो फाइल हमेशा राइट मोड में ओपन होगी और ट्रंकेट मोड में ओपन होगी। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर अवेलेबल इन C++11। C++11 में इसमें से कौन से फीचर्स अवेलेबल है? इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। C++11 C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का स्टैंडर्ड वर्जन है। इसे ISO ने 2011 में अप्रूव किया था। इसने C++ के थर्ड वर्जन को रिप्लेस किया है। लैम्डा एक्सप्रेशन, आर वैल्यू रेफरेंसेस, ऑटोमेटिक डिडक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट टाइप, ये सारे नए फीचर्स C++11 में अवेलेबल है। तो इसका आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 24, फॉली इज। इसका आंसर है ए, फेसबुक ओपन सोर्स लाइब्रेरी। जब फेसबुक को ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डेवलप करना था तब उन्होंने C++ लाइब्रेरी कलेक्शन को रिलीज़ किया। उस लार्ज लाइब्रेरी कंपोनेंट कलेक्शन को फॉली कहते हैं। इसमें C++ रीयूजेबल लाइब्रेरी कंपोनेंट्स अवेलेबल है। तो इसका आंसर है ए।
क्वेश्चन नंबर 25, हु इन्वेंटेड एसटीएल? एसटीएल को किसने इन्वेंट किया था? इसका आंसर है 1, अलेक्जेंडर स्टेपानोवा। एसटीएल स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। यह एक ऐसा पैकेज है जिसमें जनरल पर्पस टेम्पलेट क्लासेस और फंक्शन है जो डेटा को स्टोर और प्रोसेस करने के लिए यूज़ होते हैं। इस जनरल क्लासेस और फंक्शन के कलेक्शन को एसटीएल कहते हैं। तो इसका आंसर है 1, अलेक्जेंडर स्टेपानोवा।